अस्सलाम वालेकुम। इस हफ्ते कर्नाटका हाई कोर्ट ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हिजाब पहनने के मसले पे अपना फैसला सुनाया है। ये समझना जरूरी है कि ये फैसला कोई हिजाब बैन या हिजाब के ऊपर मुकम्मल पाबंदी नहीं आयद करता है, बल्कि इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक और पर्टिकुलर एप्लीकेशन है। दरअसल ये पूरा मसला शुरू ही तब हुआ जब उडुपी के कुछ कॉलेजेस में हिजाब पहनने वाली लड़कियों को क्लासरूम्स में इंटर करने से रोका जाने लगा। और उसी के बीच जब ये मसला एक सियासी मसला बन गया और नेशनल हेडलाइंस इसको मिलने लगे, तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया। ये गवर्नमेंट ऑर्डर स्पेसिफिकली हिजाब को बैन तो नहीं कर रहा था, लेकिन इसमें एक बहस मौजूद थी जो ये बता रही थी कि हिजाब को एक्सक्लूड करके भी यूनिफॉर्म्स या ड्रेस कोड्स को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। और उस ऑर्डर का जो स्पेसिफिक ऑपरेटिव पोर्शन था, जो पोर्शन असल में ऑर्डर की शक्ल में था, वो ये बता रहा था कि ड्रेस कोड या यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब करने की जो पावर है वो किसको दी गई है। और उसने ये बताया कि ये पावर कर्नाटका में प्राइवेट कॉलेजेस में उन कॉलेजेस के प्राइवेट मैनेजमेंट को दी गई है, गवर्नमेंट कॉलेजेस में गवर्नमेंट को दी गई है, और प्री यूनिवर्सिटी बोर्ड यानी कि स्टेट का जो 11th और 12th का हाई स्कूल के बाद के जो कॉलेजेस हैं, उस बोर्ड के कॉलेजेस में कॉलेज डेवलपमेंट कमिटीज को दी गई है। उडुपी में जो ये मामला जहां से शुरू हुआ था, वो कॉलेज भी जो है एक प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज है। और असल में इस पेटिशनर्स का एक बहुत बड़ा कंटेंशन ये था कि जो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के कॉलेज डेवलपमेंट कमिटी को ये पावर दी गई है, वो कमिटी कोई स्टैट्यूटरी बॉडीज नहीं है, और उनको लोकल एमएलए उसका प्रेसिडेंट होता है और उस लोकल एमएलए का नॉमिनी उसका वाइस प्रेसिडेंट होता है। यानी जो भी लोकल एमएलए होता है, कॉलेज डेवलपमेंट कमिटीज इफेक्टिवली उनके कंट्रोल में होते हैं। और ये जो यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब करने की पावर दी गई है, ये इन एमएलएस को दी गई है। इससे ये खदशा निकल के आता है, और ये बात प्रैक्टिकली देखी गई उडुपी में कि वो एमएलए अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सामने रखते हुए यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब करने का काम कर रहे हैं। इसी जमीन में कर्नाटका हाई कोर्ट ने लेकिन एक बहुत ही नैरो, एक बहुत ही लिमिटेड व्यू लिया, और उसने गवर्नमेंट का जो जिस तरह से उन्होंने ऑर्डर को फ्रेम किया था, जो कि स्पेसिफिकली किसी रिलीजन को मेंशन नहीं करता, जो अपने ऑपरेटिव पोर्शन में स्पेसिफिकली हिजाब या मुस्लिम लड़कियों का जिक्र नहीं करता, इसको सहारा बनाकर कर्नाटका हाई कोर्ट ने ऑर्डर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराने से मना कर दिया और उसे अपहोल्ड किया। साथ ही में उसने एक और चीज की, हिजाब के बारे में यह फाइंडिंग दी कि वो इस्लाम की कोई एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। इसका मतलब क्या है और ये क्यों हुआ, इसके बारे में हम बाद में बहस करेंगे, लेकिन इसका असर यह है कि अब हिजाब के पहनने को कोई भी शख्स कर्नाटका में अपने रिलीजियस फ्रीडम के राइट के तौर पर नहीं असर्ट कर सकता। तो रिलीजियस फ्रीडम का जो प्रोटेक्शन किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस को मिलता है, वो प्रोटेक्शन हिजाब के ऊपर से हट गया। साथ ही में कॉलेज डेवलपमेंट कमिटीज को यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब करने का पावर दे दिया गया। इन दोनों को अगर आप कंबाइन कीजिएगा तो जाहिर सी बात है, सीधा सीधा ये नतीजा निकलता है कि उडुपी में जिस तरह से हुआ, उस तरह से एक खदशा है कि कॉलेज डेवलपमेंट कमिटीज, जो कि एक एमएलए लीड करता है और एमएलए इफेक्टिवली कंट्रोल करता है, वो कमिटीज हिजाब को एक्सक्लूड करते हुए यूनिफॉर्म्स प्रिस्क्राइब कर पाएंगी। ये बात सच है कि ये हिजाब के ऊपर कोई बैन नहीं है, और इसका एक बहुत ही स्पेसिफिक और लिमिटेड एप्लीकेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में है। लेकिन साथ ही में यह बात भी सच है कि इस फैसले की वजह से पूरे कर्नाटका में जो मुस्लिम लड़कियां और इन जनरल मुस्लिम कम्युनिटी के स्टूडेंट्स का एजुकेशनल फ्यूचर अनसर्टेन हो गया है। स्पेसिफिकली वो लड़कियां जो हिजाब पहन कर आना चाहती हैं, जिनकी कल्चरल प्रैक्टिस और रिलीजियस प्रैक्टिस हिजाब से जुड़ी हुई है, उनका पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में जो एक्सेस है, उसको ये सीधे सीधे तौर पे उसके ऊपर एक रोक लगाएगा। और ओवरऑल इसकी वजह से जो माहौल बना है, तो खास करके कर्नाटका में और बाकी मुल्क में भी जो हिजाब पहनने वाली खवातीन हैं और आमतौर पे जो मुसलमान खवातीन हैं, वो अपने आप को अनसेफ, वल्नरेबल और इस पूरे हेट मशीनरी से एक्सपोज फील कर रहे हैं। तो इस ऑर्डर का, इवन दो इसका एप्लीकेशन बहुत लिमिटेड है, इसका जो असर है और इसका जो साइकोलॉजिकल असर है, वो इसके इमीडिएट एप्लीकेशन से कहीं ज्यादा बड़ा है।
इसके बाद हम आते हैं इस फैसले के उस पहलू पे जिस पे सबसे ज्यादा चर्चा हुई है, कर्नाटका हाई कोर्ट का हिजाब को लेकर के ऑब्जर्वेशंस और उनकी ये रूलिंग कि हिजाब इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है। ये रूलिंग मुमकिन हो पाई हमारे हिंदुस्तान में राइज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के टेस्ट की वजह से। ये एक ऐसा टेस्ट है जो आपको संविधान के टेक्स्ट में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन पिछले 70 सालों में कई अलग अलग फैसलों में सुप्रीम कोर्ट ने और दीगर कोर्ट्स ने इस टेस्ट को इवॉल्व किया है। और एसेंशियली वो टेस्ट ये बताता है कि रिलीजियस फ्रीडम का प्रोटेक्शन कोर्ट उन्हीं प्रैक्टिसेस को देगा जो एक रिलीजन का एसेंशियल पार्ट है, जिनको अगर रिलीजन से हटा दिया जाए तो वो रिलीजन ही स्टैंड नहीं करेगा। इस टेस्ट के जो क्रिटिक्स हैं वो ये पॉइंट आउट करते हैं कि अगर कोर्ट इस काम में जाता है, ये डिसाइड करने में जाता है कि कौन सी चीज एक रिलीजन का एसेंशियल पार्ट है और कौन सी चीज नॉन एसेंशियल है, तो असल में वो एक सेक्युलर कोर्ट अपने आप को रिलीजियस अथॉरिटी बनाकर खड़ा हो जाता है। अगर आप कर्नाटका हाई कोर्ट के इस फैसले को देखिएगा तो आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आएगा कि क्यों ये टेस्ट एक प्रॉब्लमैटिक चीज है। हिजाब का मसला कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने था। ये आमतौर पे हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी, आम मुसलमानों की भी और मुस्लिम उलमा की भी, सर के ढकने को एक ऑब्लिगेटरी प्रैक्टिस मानती है अपने मजहब का। उसका मतलब ये नहीं है कि ये अकेला इंटरप्रिटेशन है, कुछ ऐसे इंटरप्रिटेशंस भी हैं जो सर के साथ साथ चेहरे को ढकने को भी ऑब्लिगेटरी मानते हैं। कुछ ऐसे इंटरप्रिटेशन भी हैं जो सर या चेहरे दोनों ही के ढकने को नहीं बल्कि एक एथिकल पोजिशनिंग लेते हैं हिजाब में और मॉडेस्टी के प्रोटेक्शन को उसका असल मकसद, उसका असल लर्निंग मानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कोर्ट को यह अथॉरिटी होनी चाहिए कि इन इंटरप्रिटेशन में से वो कोई एक सेलेक्ट करे। असल में तो ये एक इंडिविजुअल मुसलमान मजहब के एक इंडिविजुअल मानने वाले शख्स के लिए है कि वो जिस मजहब में मानता है, वो जिस किताब से हिदायत लेना चाहता है, उसे वो पढ़े, उससे समझे कि क्या हिदायत वो किताब उसे दे रही है। असल में उसके वो अपनी अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व करे कि मेरे ऊपर क्या चीज मेरे खुदा ने ऑब्लिगेटरी की है। जब एक कोर्ट इंटर करके सेलेक्ट करता है कि इसमें से सिर्फ यही इंटरप्रिटेशन सही है, तो वो उस इंडिविजुअल शख्स का रिलीजियस फ्रीडम छीनता है, एक इंटरप्रिटेशन करके पूरी कम्युनिटी पे थोपता है और एक इंडिविजुअल को जो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और फ्रीडम ऑफ रिलीजन हासिल है, जिससे कि वो अपने हिसाब से अपने मजहब को समझता है और खुदा से अपने रिलेशनशिप को इवॉल्व करता है, उस पूरे जो लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का जो सिस्टम है उसको ये जब्त कर देता है। साथ में उसके एक और प्रॉब्लम है, जिस मेथड से कोर्ट इस डिसीजन को रीच करता है वो भी इलस्ट्रेट करता है कि क्यों एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट फ्लॉड है। कोर्ट ने देखा अब्दुल्ला यूसुफ अली का इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो कि यकीनन एक अथॉरिटेटिव ट्रांसलेशन है। उस ट्रांसलेशन में से उन्होंने कुछ वर्सेस के ट्रांसलेशंस को लिया और उन वर्सेस में से भी एक पर्टिकुलर मीनिंग को एक्सट्रैक्ट किया। कहीं पे भी अब्दुल्ला यूसुफ अली के ट्रांसलेशन में या उनकी कमेंट्री में यह बात नहीं कही गई है कि हिजाब एसेंशियल या हिजाब जो है वो ऑब्लिगेटरी प्रैक्टिस नहीं है। कोर्ट ने उसमें से एक मीनिंग को एक्सट्रैपोलेट किया। अब वो मीनिंग उस तफसीर में या उस कमेंट्री में मौजूद था कि नहीं, वो एक सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि क्या जो लोग इस्लामिक लॉ जानते हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उनके नजदीक अब्दुल्ला यूसुफ अली का जो कमेंट्री है, ट्रांसलेशन तो अथॉरिटेटिव है, लेकिन क्या उनकी कमेंट्री इस्लामिक लॉ पे कोई अथॉरिटी मानी जाती है? ये सब सवाल हैं जो कि एक कुरान का स्कॉलर जिनका जवाब दे सकता था। ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि एक हाई कोर्ट का जज हिंदुस्तान में बैठ के कुरान के ट्रांसलेशन, उसकी कमेंट्री, उससे क्या इस्लामिक लॉ के इंजंक्शंस निकलते हैं, क्या एथिकल फ्रेमवर्क्स, क्या ऑब्लिगेशंस निकलते हैं, ये एक हाई कोर्ट के जज को मालूम हो, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है। और इसीलिए ये उनका काम भी नहीं होना चाहिए कि वो इस तरह के इंटरप्रिटेशन को करें। उसके बजाय अगर हम आर्टिकल 25 के टेक्स्ट को देखें तो कोर्ट का काम असल में बहुत वाज़ेह है। कोर्ट का काम ये देखना है कि उसके सामने जो शख्स आया है, जो इंडिविजुअल शख्स आया है, उसने क्लेम क्या किया है। क्या उसका क्लेम एक लेजिटिमेट रिलीजियस क्लेम है? क्या वो एक लेजिटिमेट रिलीजियस प्रैक्टिस है जो उस रिलीजन में पाई जाती है? अगर हां, तो क्या वो प्रैक्टिस पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ या मोरालिटी के किसी एस्पेक्ट से टकराती है?
अगर नहीं टकराती है तो उसको वो प्रोटेक्शन मिलेगा, अगर टकराती है तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इतना सा काम है जो कोर्ट्स को करना चाहिए, और यही असल में एक प्लूरल सोसाइटी में, एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी में, एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में यही एक तरीका हो सकता है। वरना फिर आपके लिए जरूरी हो जाएगा कि आप हर बेंच पे हर रिलीजन के एक्सपर्ट्स को बिठाइए और उनसे फैसले दिलवाइए। उसके बाद भी इंडिविजुअल एजेंसी का जो सवाल है और एक इंडिविजुअल के रिलीजियस फ्रीडम का जो सवाल है, उसका आप जवाब नहीं दे पाएंगे। उसके साथ आखिरी चीज, बहुत ब्रीफली, कोर्ट ने जो यूनिफॉर्म को लेकर के पूरी बहस की है और एजुकेशन को लेकर के इस जजमेंट में जो पूरा आइडिया पेश किया है, ये शायद इस जजमेंट का सबसे ज्यादा परेशानी देने वाला और सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हिस्सा है। क्योंकि कोर्ट के हिसाब से एजुकेशन का पर्पस ही यूनिफॉर्म है। सारे डिफरेंसेस को खत्म करना, साइंटिफिक टेम्पर को इनकलकेट करना, ये सब तभी हो सकता है जब हर स्टूडेंट जो है एक ही तरह से दिखे, एक ही तरह से बात करे। ये किस तरह से कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि एजुकेशन का पर्पस यूनिफॉर्म है, ये कोर्ट ने क्लैरिफाई नहीं किया है। अब हम आते हैं आखिरी सवाल, आखिरी पहलू पे, जो कि शायद इस पूरे जजमेंट का सबसे प्रॉब्लमैटिक पहलू है, और वो है कोर्ट का यूनिफॉर्म के ऊपर जो बहस है। इस जजमेंट में कोर्ट ने एक सवाल पूछा कि क्या यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वायलेशन है। यह सवाल बहुत से एनालिस्ट के लिए और स्कॉलर्स के लिए एक अचंबा खड़ा करने वाली चीज थी, क्योंकि यह सवाल किसी और ने नहीं पूछा था, बल्कि कोर्ट के सामने सवाल यह था कि क्या कॉलेज डेवलपमेंट कमिटी जैसी अथॉरिटी, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जिसको एक एमएलए लीड करता है, तो जो कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, क्या उसे अथॉरिटी देनी चाहिए यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब करने की। उसमें बहुत सारे सवालात थे कि एक एमएलए जो कि लेजिस्लेचर का पार्ट है, उसको आप एक एग्जीक्यूटिव बॉडी में रख के डिसीजन मेकर कैसे बना रहे हैं, और सीडीसी का किस तरह का सीडीसी जैसी बॉडी को कौन सुपरवाइज करेगा, उसके फैसलों को कौन चेक करेगा। ऐसे बहुत से सवाल थे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से रिलेटेड, जो कि लोगों ने उठाए थे। लेकिन यह सवाल फंडामेंटली नहीं था कि क्या यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब किया जाना चाहिए या नहीं। ऊपर से कोर्ट ने जो पूरी बहस की वो स्कूल्स और यूनिफॉर्म्स के बारे में की, जबकि यह जो मामला है वो प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज और डिग्री कॉलेजेस का है, यानी कि हाई स्कूल के बाद के लेवल का पूरा इशू है। तो यह बहस कहां से आई और क्यों आई, यह समझना मुश्किल है, लेकिन इस बहस के जरिए से कोर्ट ने मैसेज क्या दिया वो समझना बहुत आसान है। कोर्ट के हिसाब से एजुकेशन का मकसद ही यूनिफॉर्म है, और ये यूनिफॉर्म का जो आइडिया है वो कोई अंग्रेज या मुगलों का नहीं, बल्कि हजारों सालों से गुरुकुल और जो हम इंडिया के जो प्राचीन एजुकेशनल ट्रेडिशंस हैं उनसे कोर्ट ने डिराइव किया कि वहां भी यूनिफॉर्म मौजूद था। इसलिए एजुकेशन का पूरा पर्पस ही यूनिफॉर्म है, और कोई भी चीज जो यूनिफॉर्म को वायलेट करेगी वो एजुकेशन ही के पर्पस को डिफीट कर देगी। ये अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए उन्होंने जिन सोर्सेस को यूज किया उनके ऊपर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कोर्ट ने उसमें कैपिटल पनिशमेंट तक के एग्जाम्पल्स दिए, और एक पैराग्राफ में जाकर के तो स्कूल्स को प्रिजन्स और डिफेंस कैंप से भी जाके कंपेयर कर दिया। तो ये कोर्ट का क्या आइडिया है एजुकेशन का, असल में ये समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसमें एक एजेंडा, एक लाइन क्लियर हो रही है कि असल में कोर्ट जो है वो यूनिफॉर्म के नाम पे या ड्रेस कोड के नाम पे डाइवर्सिटी से अनकंफर्टेबल था, और पूरा जो उसमें आर्ग्यूमेंट है वो डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म के अगेंस्ट आपको एक पूरा आर्ग्यूमेंट दिखेगा। और इसलिए ये शायद ये इस पूरे फैसले का सबसे खतरनाक हिस्सा है। और खत्म करने से पहले, क्योंकि यूनिफॉर्म पे कोर्ट ने इतनी बड़ी बहस खड़ी की है, तो ये बात हमको समझनी होगी कि यूनिफॉर्म को कई सारे एजुकेशनिस्ट जो हैं वो वाकई में एसेंशियल मानते हैं। इसलिए मानते हैं क्योंकि वो जो क्लास डिफरेंसेस हैं उनको क्लासरूम में उनको खत्म करने की कोशिश की तरफ एक स्टेप है, कोहेशन बनाता है, ग्रुप फीलिंग लाता है। बहुत से रीजंस हैं जिनकी वजह से यूनिफॉर्म को पसंद किया जाता है, लेकिन कहीं भी दुनिया में यूनिफॉर्म को डाइवर्सिटी का खत्म करने के लिए नहीं यूज किया जाता है, बल्कि यह माना जाता है कि अगर आपको लोगों को एजुकेशन की मेन स्ट्रीम से जोड़ना है तो आपको ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे जहां वो आने में कंफर्टेबल फील करें, जहां वो अगर वो यूनिफॉर्म तो पहने लेकिन
वो उस यूनिफॉर्म के साथ उन्हें अपने रिलीजियस बिलीफ्स या कल्चरल प्रैक्टिसेस को ना अबैंडन करना पड़े। इसीलिए आप देखिएगा कि हमारे संविधान में भी आर्टिकल 25 में बहुत क्लैरिटी के साथ टर्बन्स को लेकर के एक खास एक्सेप्शन दिया गया है, क्योंकि ये एक एक्सेप्टेड चीज है कि सरदारों के लिए, सिखों के लिए टर्बन एक एसेंशियल पार्ट है। और कोई भी आप यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब करेंगे तो उसमें इतनी गुंजाइश, इतनी लचक होनी चाहिए कि वो उस रिलीजियस प्रैक्टिस को अकोमोडेट कर सके। ये एक बहुत अच्छी चीज है। और अगर आप जनरली इंडिया में यूनिफॉर्म की गाइडलाइंस को देखिएगा, इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्रीय विद्यालय के गाइडलाइंस को देखिएगा, तो टर्बन और हिजाब दोनों को अकोमोडेट करने के लिए उसमें स्पेस दिया गया है। ये बहुत अफसोसनाक है और समझ से परे है कि क्यों कर्नाटका हाई कोर्ट ने इतना नैरो व्यू लिया और इतना खतरनाक व्यू लिया, जो हिंदुस्तान जैसे मुल्क में एजुकेशन को एक एक्सक्लूजनरी और डिस्क्रिमिनेटरी स्पेस बनाने की तरफ लेके जाता है। और जो प्रोग्रेस हुई है खास करके मुस्लिम लड़कियों को एजुकेशनल मेन स्ट्रीम में लाने की, उस प्रोग्रेस को कई साल पीछे ढकेलने का एक पोटेंशियल रखता है, उसका दरवाजा खोलता है। शुक्रिया।